आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं घोटाला। जी हाँ, भारत में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। मैंने सोचा कि उनकी एक सीरीज बना दूं। स्टार्ट करेंगे हम जो भारत में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिसने हिला के रख दिया था भारत को, हर्षद मेहता स्कैम। दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे हुआ था। ये जो घोटाला है 4,000 करोड़ से ज्यादा का, जिसकी आज की कीमत है 24,000 करोड़, पूरी तरीके से भारत को हिला के रख दिया था। क्योंकि भारत उस समय गरीबी से गुजर रहा था, पैसे कहां बचे थे। 1990s के एरा में ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ था, तभी तो भारत की इकोनॉमी को खोलना पड़ा था। घोटालों की बात करें तो हाल ही में दोस्तों बहुत सारे घोटाले हुए हैं। नीरव मोदी स्कैम हुआ, अभी चंदा कोचर का पूरा पूरा इशू चल रहा है। विजय माल्या इससे पहले पैसा लेके भाग गए, फिर 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला। लेकिन दोस्तों, ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत सालों से हो रहे हैं। आजादी के बाद से बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं। कुछ लोगों ने तो ठान ली है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा खोखला कर देंगे। ये घोटाला हम देखेंगे, हर्षद मेहता स्कैम। सिड_रिकनेक्ट फेसबुक पेज, सिद्धांत अग्निहोत्री फेसबुक प्रोफाइल, दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हमने हर एग्जाम को कवर किया। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आराम से घर बैठ के नोट्स बनाइए, पढ़िए, ड्रीम जॉब निकालिए। और 14 फरवरी तक तो डिस्काउंट भी चल रहा है, बिल्कुल अवेल करिए। हर्षद मेहता की बात करें दोस्तों, हर्षद शांतिलाल मेहता 29 जुलाई 1954 में गुजरात में इसका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे ठीक ठाक थे, एक छोटे बिजनेसमैन थे। बहुत बड़े, बहुत वेल्दी फैमिली में इसका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन भैया सपने बहुत बड़े थे। उसके बाद ये शिफ्ट हो गया छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसने अपनी स्कूलिंग की। वहां पे बहुत ज्यादा इसका मन नहीं लगता था और बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। वापस मुंबई आया। मुंबई में ग्रेजुएशन करने के बाद, बीकॉम करने के बाद इसने अपना करियर स्टार्ट किया। सपने बहुत बड़े थे, पैसा बहुत जल्दी कमाना चाहता था। दोस्तों, ऐसा है ना कि कभी कभी हमको लगता है कि बेईमानी करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ये बिल्कुल सही नहीं होते हैं। मतलब अक्सर ये हमको बड़े लुभावने लगते हैं और लोग काफी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और बेईमानी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बाद में इसके आउटकम्स होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। हर्षद मेहता के साथ क्या हुआ है आप देख लीजिए। जितने लोगों ने बेईमानी की है या जो भी किया है, गलत किया है, तो उनका हशर बहुत खराब होता है भैया। क्योंकि साइंस का लॉ है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू दी रिएक्शन। अगर आप बेईमानी करेंगे ना, तो आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आपने दूसरों के साथ किया है। कितने लोगों की हर्षद मेहता ने करियर बर्बाद कर दिया भैया। जब ये स्कैम सामने आया था, विजया बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया था, तो इतनी खतरनाक कंडीशन हो गई थी। बहरहाल, इसने शुरू के 8 साल तो इधर उधर जॉब की। कोई बहुत बढ़िया जॉब्स नहीं थी, कहीं क्लर्क बना, कहीं सेल्स पर्सन बना। लेकिन इसको पता चल गया था जो असली पैसा है भैया, वो स्टॉक मार्केट में है। और उस समय किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। पहले ये जॉबर बना। दोस्तों, आपको पता ही है ना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखिए, अगर किसी को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है तो वो क्या करेगा, या तो उसके पास अच्छे खासे पैसे हों, ठीक है, नहीं है तो वो मार्केट से पैसा उठा ले, लोगों से पैसा उठा ले। फिर वो क्या करेगा, वो शेयर्स इशू करेगा, सिक्योरिटीज। अब बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके से बॉन्ड यही होता है ना कि आप मुझे इतना पैसा दो, मैं कुछ टाइम बाद इतने इतने इंटरेस्ट पे आपको ये पैसा लौटा दूंगा। सिंपल सी बात है। तो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, सिक्योरिटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, ताकि कंपनीज मार्केट से पैसा उठा सके। और जब उनको प्रॉफिट होता है तो वो क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको लौटा देते हैं। सिंपल सी बात है। इसी वजह से तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है ना। जितना ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता जाएगा। ठीक है ना। और जैसे जैसे लोग अपने स्टॉक्स को बेचते जाएंगे, वैसे वैसे स्टॉक मार्केट नीचे जाता जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक होता है। तो हर्षद मेहता ने क्या बोला कि मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट मतलब ब्रोकर बनूंगा। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गए और आपने शेयर खरीद लिया कि लाओ 100 रुपए के शेयर दे दो। ऐसा नहीं होता है। आप ब्रोकर्स के थ्रू शेयर्स खरीदेंगे, खुद जाके शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो ब्रोकर्स कौन होते हैं, ये मीडिएटर्स होते हैं। किसके बीच में, जिनको शेयर्स खरीदने हैं और जिन कंपनी को शेयर्स बेचने हैं, उनके बीच में मीडिएटर होते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए कोई मकान खरीदना है, तो ऐसे तो मुश्किल होता है, तो आप किससे, ब्रोकर्स होते हैं ना, उनसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक यहां पे भी ऐसा ही होता है। और ब्रोकर्स को जो क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं जॉबर्स। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
जो मैं बता रहा हूं। जॉबर्स क्या करते हैं, ये ब्रोकर्स को क्लाइंट देते हैं, ठीक है। क्लाइंट मतलब जिनको शेयर्स खरीदने होते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो पहले ये जॉबर बना, उसके बाद ये ब्रोकर बन गया, और ब्रोकर बनने के बाद जब अच्छा खासा इसको फायदा हुआ तो इसने अपनी खुद की फर्म स्टैब्लिश कर ली, ग्रो मोर रिसर्च और एसेट मैनेजमेंट के नाम से। अब यहां पे इसने सारा का सारा खेल जो है वो शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि इसकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करने लगे और बहुत तेजी से इन्वेस्ट करने लगे, ठीक है। दिमाग था, मेहनत की, दिमाग और मेहनत साथ में मिली तो इसकी कंपनी ने काफी अच्छा काम किया। ब्रोकरेज फर्म थी, ठीक है। लोग यहां पे कांटेक्ट करते थे जिनको भी शेयर्स खरीदने हैं, जिनको शेयर्स बेचने हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हुआ ये कि अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। मतलब अगर कोई घोटाला हो रहा है तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम नहीं। आज तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ पता चल जाता है, रिकॉर्ड में होता है। उस समय कंप्यूटर्स तो जस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, किसी के पास थे ही नहीं भैया। मुझे याद है कि 2003 में लैपटॉप्स की जो लैपटॉप होता है और जिसका जो प्रोसेसर है वो एटम का होता था। आज तो एटम को कोई पूछता भी नहीं है, वो 1-1 लाख के होते थे। तो उस समय ऐसी कंडीशन थी। तो अब दोस्तों ऐसा है कि इसने टारगेट किया बैंकों को। देखिए, जब इसकी फर्म ने प्रॉफिट लेना शुरू किया, आपको पता है हर्षद मेहता ने इतना जबरदस्त प्रॉफिट लिया कि इसको अमिताभ बच्चन बोला जाने लगा। स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बोलते थे भैया। जितने भी लोग हैं अगर उनको शेयर्स खरीदने होते थे तो भैया किसको कांटेक्ट करो, हर्षद मेहता। बैंक्स ने भी यही किया। बैंक्स क्या करता था, आपको पता ही है कि सरकार, भारत की जो सरकार है उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब क्या करे, टैक्स से ले ले, टैक्स आता रहता है, या तो टैक्स बढ़ा दे, ठीक है, काफी टैक्स रेट्स बढ़ा दे। अब ऐसा वो कर नहीं सकती, वो लिमिटेड है। अभी तो हाल ही में बजट में टैक्स स्लैब भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। दूसरी चीज वो क्या करेगी, वो पैसा उठा ले। जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज जो है वो पैसा मार्केट से उठाती हैं, एग्जैक्ट वैसे ही सरकार क्या करेगी, सरकारी कंपनीज क्या करेगी, पैसा उठा ले वो मार्केट से। तो यही होता था। तो सरकार जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। दोस्तों ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है ना, फिलहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो अलग ही है। तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन खरीदता है, बैंक खरीदता है। बैंक खरीदता है, उसके बाद बैंकों को अगर पैसे की जरूरत होती है, अगर उनको लोन्स की जरूरत होती है, क्योंकि बैंकों को भी पैसे की जरूरत होती है ना, कभी कभी उनके पास कम हो जाता है तो वो लोन्स लेती हैं, तो दूसरे बैंकों को वो सिक्योरिटीज बेच के पैसा ले लेती हैं। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा था, इसी का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया। देखिए, ए बैंक है, बी बैंक है, सी बैंक है, डी बैंक है। मैं पूरा स्कैम समझा रहा हूं, ये चेन कैसे शुरू हुई, इसने पूरी चेन स्टार्ट कर दी। अब ऐसा है कि बैंक जो एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करेंगे वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, वो इनडायरेक्टली करेंगे, वो ब्रोकर्स के थ्रू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक को सिक्योरिटी अपनी बेचनी है, सरकार से उसने सिक्योरिटी खरीदी और उसको पैसे चाहिए, उसको सिक्योरिटी बेचनी है। वो दूसरे बैंक को बेचेगा कि नहीं? दूसरा बैंक इन रिटर्न क्या देगा, उसको पैसा देगा। लेकिन ये जो लेन देन हो रहा है ये बैंकों के बीच डायरेक्टली नहीं हो रहा है, ये ब्रोकर्स के थ्रू हो रहा है, और इसी ब्रोकर का नाम था हर्षद मेहता। अब हर्षद मेहता क्या करता था, हर्षद मेहता बैंक से सिक्योरिटीज लेता था, उसके बाद दूसरे बैंक को देता था और दूसरे बैंक से पैसा ले लेता था। आई होप ये चीज समझ गए। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या है, एक बैंक सिक्योरिटीज दे रहा है, बैंकों को पैसा पहुंच रहा है, तो इसमें हर्षद मेहता ने क्या स्कैम किया? यही तो ये खेल खेल गया। मान लीजिए आपने एक इंसान से उधार लिया, ठीक है। अब आपने एक इंसान से उधार लिया, वो इंसान आपसे पैसे मांग रहा है, वापस मांग रहा है। आपने क्या करेंगे, आपके पास पैसे नहीं है तो आप तीसरे इंसान से उधार लेके उसको दे देंगे। अब वो तीसरा इंसान आपसे पैसे मांग रहा है कि मेरा उधार वापस लो, आप चौथे इंसान से उधार लेके उसको पैसे दे देंगे। तो ये क्या हो गई, ये चेन स्टार्ट हो गई, ये पूरी की पूरी चेन होगी, अनएंडिंग चेन, जिसका कभी किसी को पता ही नहीं लगेगा अनटिल एंड अनलेस सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ना हो, जो कि आज बहुत है, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो ये घोटाले हो ही नहीं सकते। लेकिन उस समय कुछ ऑनलाइन नहीं था। तो अब ऐसा है ना दोस्तों
कि बैंक्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते थे, बैंक्स को पता ही नहीं होता था कि मेरी सिक्योरिटीज कहां पे बेची जा रही है और कहां पे खरीदी जा रही है। बैंक्स को पैसा मिल रहा था। हर्षद मेहता क्या करता था कि एक बैंक के पास जाता था, उनसे सिक्योरिटीज लेता था, दूसरे बैंक को बेच के पैसा ले लेता था। ठीक है, अब जब ये बैंक बोलता था, दोस्तों सिक्योरिटीज क्या है कि ये बैंक क्या करती हैं कि सिक्योरिटीज इन्होंने दूसरे बैंक को दे दी, उसके बाद इन्होंने पैसा ले लिया, उसके बाद ये बैंक्स वापस सिक्योरिटीज भी लेते हैं। ठीक है, वो कुछ परसेंट इंटरेस्ट जो होता है वो पूरा पे करके वो वापस सिक्योरिटीज ले लेते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब यहां पे है कि जब इस बैंक ने अपना पैसा जब ए बैंक अपना पैसा मांगती थी, जब ए बैंक ये बोलती थी कि मेरा पैसा दो, मैंने सिक्योरिटीज दी है, तो ये हर्षद मेहता क्या करता था, ये एक दूसरे बैंक के पास चला जाता था, वहां से पैसा लेके ये इस बैंक को पे करता था। उसके बाद जब सी बैंक बोलती थी मेरा पैसा दो, तो ये दूसरे बैंक के पास चला जाता था, वहां से पैसा लेके सी बैंक को दे देता था। ऐसे ऐसे करते करते इसने एक चेन स्टार्ट कर दी थी घोटालों की। अब दोस्तों ऐसा है कि जब भी ये पूरा ट्रांजैक्शन करता था तो ये बैंकों से वक्त मांग लेता था। ये क्या बोलता था, जैसे ए बैंक है, ए बैंक से ये बोलता था कि मैं आपकी सिक्योरिटीज बेच दूंगा, आपको पैसा लाके दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो। वो वक्त इसको मिल जाता था। दूसरे बैंक को जब ये सिक्योरिटी बेचता था, जब वो बैंक इसको पैसा देता था तो उससे भी ये वक्त मांग लेता था कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं आपको सिक्योरिटीज लाके दे दूंगा, अभी आप फिलहाल मुझे पैसे दे दो। तो इससे क्या होता था कि हर्षद मेहता के पास हमेशा अच्छा खासा अमाउंट जो है वो रहता था। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? और उस अमाउंट का पता है क्या करता था हर्षद मेहता? स्टॉक मार्केट में लगा देता था। वो पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता था। दोस्तों आपको पता है स्टॉक मार्केट जो है वो 4400% ऊपर चला गया था। मतलब 44,4400% तक ऊपर चला गया था। हर्षद मेहता ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया था स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट जैसे ही ऊपर जाता था हर्षद मेहता अपने शेयर जो है वो बेच देता था और लोगों के शेयर्स बेच देता था। बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। ACCE के जो स्टॉक्स थे ना 200 से 9,000 रुपए तक इसने पहुंचा दिए थे। इतना खतरनाक खेल खेल गया था। और जैसे ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाता, जैसे ही पॉइंट्स, तुरंत ये क्या करता, अपने शेयर्स बेच देता और ढेर सारी कमाई होती। दोस्तों आप समझ रहे हैं कि नहीं? 200 मतलब क्या है कि अगर आपने 200 इन्वेस्ट किए तो आपको 9,000 रुपए मिलेंगे इन रिटर्न। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। तो 200 का 9,000 इसने पहुंचा दिए थे। ACC, हीरो होंडा, रिलायंस, ACC, ये कुछ इसकी फेवरेट कंपनीज हुआ करती थी, फेवरेट कंपनी के स्टॉक्स थे। अब दोस्तों ऐसा है, एक खेल यहां पे और होता था। देखिए क्या है कि चेक्स इशू किए जाते थे। डायरेक्ट कैश तो होगा नहीं, बैंक्स चेक्स इशू करती थी, और ये जो चेक्स होते थे ये बैंक टू बैंक इशू किए जाते थे। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर एक बैंक को पैसा देना है तो वो उसी बैंक के नाम पे इशू होगा, लेकिन यहां पे क्या होता था, चेक्स जो थे वो हर्षद मेहता के नाम पे इशू किए जाने लगे। इसीलिए हर्षद मेहता पैसे निकाल लेता था और यहां पे बैंकों को पता नहीं चल रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरी चीज ये थी कि जब भी बैंक हर्षद मेहता को सिक्योरिटीज देती थी तो वो सिक्योरिटीज ओरिजिनल नहीं देती थी। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, 10th की मार्कशीट लगानी होती है, तो आप उसकी फोटो कॉपी देते हैं, आप पूरी ओरिजिनल जाके थोड़ी ना लगा देते हैं। तो वहां पे जो सिक्योरिटीज थी वो ओरिजिनल नहीं होती थी, उनकी रिसीट होती थी। बैंक रिसीट देते थे। तो हर्षद मेहता ने क्या किया, फेक रिसीट प्रिंट करना चालू कर दिया। इसने फेक रिसीट बनाना, फेक बैंक रिसीट बनाना चालू कर दिया ताकि उसको पैसा मिल सके। तो ये जाता था बैंकों के पास, बोलता था कि मेरी फलाना फलाना बैंक की मेरे पास रिसीट है, ये लो रिसीट और मुझे ढेर सारा पैसा दे दो। तो बैंकों को उल्लू बनाया इसने, फेक बैंक रिसीट इसने चालू करके। तो ये चीज थी, और इस पूरी डील का नाम था दोस्तों रेडी फॉरवर्ड डील, RWF। ठीक है, RFW, रेडी फॉरवर्ड डील जो है ये जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन करता था बैंकों के बीच में होता था ब्रोकर्स के थ्रू, इसको रेडी फॉरवर्ड डील कहते थे। तो ये इतना खतरनाक किया था। तो खूब सारा पैसा कमाया हर्षद मेहता ने 1990s में, इतना अमीर हो गया दोस्तों इस तरीके से। इसको अमिताभ बच्चन बोलते थे। लग्जरी कार्स थी भैया, मैगजीन्स में कवर फोटो छपती थी इसकी। उस समय ये टोयोटा की लेक्सस कार चलाता था, 40 लाख की थी उस समय, जस्ट लॉन्च हुई थी। पूरी दुनिया, पूरा भारत, पूरा मुंबई
देखता था। बहुत ग्लैमरस लाइफ स्टाइल थी। इसने दोस्तों 12,000 स्क्वायर फीट का एक सी फेस पेंट हाउस लिया था, वर्ली में एक सी फेस पेंट हाउस लिया था। बहुत बड़ा बंगला था जिसमें गोल्फ था, गोल्फ कोर्स पूरा था उस बंगले के अंदर। तो इतना ज्यादा इसकी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल थी। जब ये आता था कार से और जब ये उतरता था बैंक ऑफिस में, लोगों की भीड़ लग जाती थी इसको देखने के लिए। हीरो बन गया था, रातों रात ये हीरो बन गया था। लेकिन वही है ना बेटा, काले कारनामे कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो वो काले कारनामे सामने आते ही हैं। सुचेता दलाल जो कि एक जबरदस्त जर्नलिस्ट रही हैं, उन्होंने इसको पूरा एक्सपोज कर दिया। सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके पूरे काले चिट्टे को छाप दिया। अब हुआ क्या था दोस्तों कि एक बार सुचेता दलाल जो थी, उन्होंने इसको देख लिया था कि जब ये एसबीआई ऑफिस आया तो ये टोयोटा लेक्सस से उतरा। एक ब्रोकर के पास इतना पैसा कहां से आ गया? 40 लाख दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा होते थे। ये पूरा 1992 की बात है, 1992 की बात है। उस समय 40, भारत की इकोनॉमी जस्ट खुली थी 1991, ज्यादा पावर्स बैंक को मिल गई थी। तो यहां पे दोस्तों जब सुचेता दलाल ने यह देखा कि भैया इतना अमीर ये कहां से हो गया इतनी जल्दी, कार्स इतनी ज्यादा लग्जरी कार्स, डजन्स ऑफ, 14-15 इसके पास लग्जरी कार्स थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तब जब सुचेता दलाल ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने देखा इतना बड़ा गड़बड़ झाला है भैया। ये चीज है, बैंक्स के जो पैसे मिलते हैं ये अपने अकाउंट में डाइवर्ट कर देता है और स्टॉक मार्केट में लगा देता है। और जो मैंने पूरा समझाया वो सुचेता दलाल ने छाप दिया। और वहां से फिर भैया सबको पता चला कि ये गड़बड़ झाला हो रहा है। उस समय दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव की मैंने बायोग्राफी पूरी कवर किया, आप देख लीजिएगा। तो पीवी नरसिम्हा राव पे भी आरोप लगा दिए थे कि इन्होंने भी रिश्वत ली है, 1 करोड़ रुपए मैंने इनको रिश्वत के तौर पे दिए हैं। तो ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों एविडेंस इकट्ठा किए गए और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, तो भैया देखा कि ये तो उसने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया और नवंबर 1992 में इसको अरेस्ट कर लिया। सीबीआई ने इसको अरेस्ट कर लिया पूरी तरीके से। लेकिन उस समय तक इसका नाम काफी बड़ा हो गया था। इसने उस समय सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी को हायर किया और उन्होंने केस लड़ा। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने पूरी की और बोला कि पीवी नरसिम्हा राव ने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए, सूटकेस लेके आया था। लेकिन बाद में कोई एविडेंस ही नहीं मिला तो वो केस पूरा खारिज हो गया। ये चीज है। वैसे पीवी नरसिम्हा राव जिनको हाफ लायन बोला जाता है, क्या जबरदस्त उनकी कहानी रही है दोस्तों, मजा आ जाएगा। आप उनकी बायोग्राफी जरूर देखिएगा जो मैंने कवर की है। तो दोस्तों ऐसा है कि यहां पे सबसे पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह देखा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रिसीट है 500 करोड़ की, वो वर्थलेस है ही नहीं। मतलब रिसीट जो है, जो रिसीट बेची है जिस बैंक की हर्षद मेहता ने, वो वर्थलेस है, उसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो यानी कि वो फेक रिसीट है जो ये प्रिंट करता था। फेक रिसीट इसने बनाई थी, फेक बैंक रिसीट। और यहां से इसका जो डाउनफॉल है वो पूरा शुरू हो गया। स्टॉक मार्केट जो एक समय पे मार्च में पूरा पीक पे पहुंच गया था, हिस्टोरिकली हाई था, वो एकदम से क्रैश होना शुरू हो गया। भैया विजया बैंक के तो हेड ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद दोस्तों बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए थे। कितने इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ दोस्तों। बैंक स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, आपने 100 रुपए के शेयर्स लिए। अब आप क्यों शेयर्स ले रहे हैं? क्योंकि आपको रिटर्न अच्छा मिले। जब स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया जाएगा तो आप क्या करेंगे? उन शेयर्स को बेच देंगे। और उन शेयर्स को बेच के मान लीजिए कि हर पॉइंट की एक वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए 100 का आपको 200 मिलना है तो आप तुरंत बेच के 200 रुपए खरीद लेंगे, 200 रुपए ले लेंगे तुरंत शेयर्स को अपने बेच के, यही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट नीचे जाना शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि नुकसान होना शुरू हो गया। आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उसकी वैल्यू नीचे जा रही है, तो आप क्या करेंगे? भैया जल्दी बेचो, जो पैसा है वो तो लो। तो एकदम से सारे इन्वेस्टर जो हैं वो शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। यही हुआ था ना, सिक्योरिटी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया। तो एग्जैक्टली यही चीज हुई थी भैया। जितने भी इकोनॉमिक घोटाले और इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है, जब भी मंदी आती है स्टॉक मार्केट हमेशा क्रैश हो जाते हैं। सबसे बेसिक रीजन यही रहता है ना। ग्रेट डिप्रेशन इसी की वजह से आया है, अमेरिका रिसेशन इसी की वजह से आया था। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो यहां पे स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा क्रैश हो गया दोस्तों। उसके बाद 3 महीने बाद ही ये जेल से छूट गया क्योंकि एविडेंस नहीं मिले थे। फिर ये इसने वापसी की कोशिश की, अपनी न्यूज़पेपर वेबसाइट बनाई। 1997 तक दोस्तों सीबीआई को सबूत इकट्ठा करने में लग गए। सोचिए कितना ज्यादा दिमागी था ये।
1997 तक ये गिरफ्तार, 1992 में गिरफ्तार हुआ, 3 महीने बाद छूट गया, उसके बाद 1997 तक ये फ्री घूमता रहा। ठीक है, एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे। कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, पार्लियामेंट्री ज्वाइंट जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। चलिए कमेटी का नाम बताइए क्या था, कमेंट बॉक्स पे नाम बताइए जो कमेटी बनाई गई थी। तो वहां पे उन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया 1997 में और फाइनली इसको गिरफ्तार किया और 1997 के बाद इसको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। और जब पता लगाया घोटाले की वर्थ कितनी है, 4000 करोड़ से ज्यादा, आज के जमाने में कीमत 24,000 करोड़, सब हिल गए थे। जब भारत के पास पैसे नहीं थे तब इसने ये इतना बड़ा घोटाला कर दिया था। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अब रिकवरी की बारी थी। अब जो इसने घोटाला किया, जो इसने नुकसान दिया, तो इसके जितने भी एसेट्स थे, बंगले, गाड़ी, दोस्तों यही होता है कि अगर आपने बहुत घोटाला किया या बैंक अगर आपको एनपीए घोषित कर देता है तो उसके बाद क्या करेगा, बैंक के पास खाली एक ही ऑप्शंस रहते हैं, क्या करेगी, आपकी जितने भी संपत्ति है या आईटी के पास जितनी भी संपत्ति है वो बेचेगी आपकी। तो यही उसके बाद फिर इनके एसेट को बेचने का काम शुरू हुआ। आपको बता दूं कि इसने उस समय 26 करोड़ का एडवांस टैक्स भर दिया था, इनकम टैक्स, ताकि ये बिल्कुल पाक साफ रहे और दुनिया में इसकी इमेज जो है हर्षद मेहता की वो सबसे बेहतरीन रहे। तो सरकार को इसने 26 करोड़ का एडवांस टैक्स दे दिया था। लेकिन कहते हैं ना, काले कारनामे तो एक ना एक दिन सामने आएंगे ही। 72 में से 34 केसेस में इसके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई और 1997 में इसको गिरफ्तार किया गया और 2001 में दोस्तों इसकी मौत हो गई। जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, 31 दिसंबर लगभग रात 12:30 बजे इसकी मौत हो गई थी। ये चीज थी। और उसके बाद इसके एक शागिर्द केतन पारेख ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया था, ऐसे ही मिलता जुलता, उसकी हम बात करेंगे बाद में, अभी नहीं। तो ये पूरा का पूरा हर्षद मेहता स्कैम था दोस्तों, और इससे इंस्पायर होके इस तरीके के स्कैम आगे भी होते रहे। दोस्तों आपको पता है कि हमारे स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने बोला था कि अगर 100 रुपए हम जनता को देते हैं तो खाली 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, गरीबों तक पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे बीच में खा लिए जाते हैं। 100 में से एक आध स्कैम आगे आ गए तो आ गए, वरना ऐसे इतने स्कैम हैं कि अगर उनको सामने लाया जाए तो क्या हो ये वही जानते हैं। तो ये चीज है, देखेंगे हम सारे स्कैम्स को, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज। हर्षद मेहता बहुत बड़ा स्कैम था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये लेक्चर आपके सामने लेके आऊं। दोस्तों चीजें बताई हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। जरूर इसको शेयर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।